नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और आप देख रहे हैं मिनी संसद। लगातार हम बता रहे हैं कि पेंशनर किस तरह संघर्ष कर रहे हैं और पेंशन का मुद्दा कितना गर्मा गया है कि सरकारें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं सुन रही हैं। और अब जिस तरीके से हायर पेंशन की बात करते हैं हम, तो हायर पेंशन के लिए लोग कितने परेशान हैं और लगातार ये बात कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन कोई उपहार नहीं है, ये अधिकार है। और उस अधिकार की बात कहाँ जाएगी? ईपीएस 95 की जब हम बात करते थे तो सरकार ने कहा इसमें सुधार करेंगे। सुधार करने की बात की तो कहा कि भाई ईपीएस 2026 लाएंगे। ईपीएस 2026 आई, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए, जो 4 लेबर कोड हैं उसके कंप्लायंसेस पूरे किए गए। लेकिन हायर पेंशन का क्या? उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का क्या? और लगातार लाखों की संख्या में लोग परेशान हैं। और ये लोग क्या कह रहे हैं? ये अपना हक मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाई इतनी कम पेंशन में जीवन नहीं चलता। 1000 रुपए मिलती है किसी को 500 मिलती है, किसी को 2000, 2500, 3000। उससे क्या जीवन चल जाएगा? जो आदमी जब तनख्वाह पे काम कर रहा था तो वो उसकी 10 या 1000 में तनख्वाह थी, उसका जीवन स्टाइल क्या था, उसकी लाइफ स्टाइल क्या थी। लेकिन अब वो जब उसको पेंशन मिल रही है तो कितनी मिल रही है? कुछ हजार, कुछ को तो ऐसी मिल रही है कि 1000 से भी कम मिल रही है। सरकार लगातार ये बात करती है कि हमने मिनिमम पेंशन 1000 कर दिया, लेकिन लाखों पेंशनर ऐसे हैं जिनकी मिनिमम पेंशन 1000 से भी कम है। और वो पेंशन तो छोड़िए, जब हायर पेंशन की बात हुई तो लोगों में खुशी आई कि भाई लोग फॉर्म भरेंगे, हम पैसा जमा करेंगे और पैसा जमा करने के बाद हम एक बढ़िया पेंशन के हकदार होंगे। लेकिन हमारे साथ शर्मा जी हैं, एक ऐसे ही पेंशनर्स हैं। इनकी व्यथा क्या है? ये जंतर मंतर पे आए और लगातार मैं पेंशन का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाता हूं और सरकार को दबाव में डालने की कोशिश करते हैं। अभी कल शायद वेस्ट बंगाल में गिनती भी है और पेंशनर आप सब देख रहे हो, तो एक बार शर्मा जी की बात सुनो, समझो, इनको सपोर्ट करो और इनकी बात भी सरकार तक पहुंचाओ, क्योंकि ये भी आपके अंदर से ही निकले हुए व्यक्ति हैं जिन्होंने इस दर्द को भोगा है। शर्मा जी, आपका पूरा नाम क्या है? विनोद कुमार शर्मा। विनोद जी, जंतर मंतर आप आए हैं पेंशन के मुद्दे पे, आखिर मामला क्या है? कहाँ आप काम करते थे? कितना काम किया? क्या वजह रही कि आपको जंतर मंतर आना पड़ा? मैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की इकाई खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स में 16/11/77 से सर्विस कर रहा था। 28 फरवरी 2019 को सेवानिवृत्त हुआ। कितने साल हो गए होंगे सर्विस? मैंने 41 साल 3.5 महीने नौकरी की। अरे भाई, 41 साल 3.5 महीने। तो फिर आपने ईपीएस 95 भी ऑप्ट किया होगा जब ये स्कीम आई होगी? हाँ बिल्कुल। इसमें क्या है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 142 के तहत सीजीआई 3 बेंच ने फैसला दिया ईपीएफओ की एसएलपी पे कि पेंशन पाना अधिकार है, उपहार नहीं है। और जो रेगुलर कर्मचारी है, नॉन एग्जेम्प्टेड, उनको जो सुविधा मिलती है वही एग्जेम्प्टेड को, ट्रस्ट वाले कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी। दोनों का हम वर्गीकरण नहीं कर सकते, दोनों मिलके एक कामगार समूह बनाते हैं। तो 142 के तहत दिए गए फैसले में, 3 जज के फैसले में ईपीएफओ ने अप्रैल में और मई में फार्म भरवाया, जिसमें फार्म पर लिखा हुआ था 4/11/22 की पालना में ये फार्म भरवाया जा रहा है। लेकिन चूंकि तीनों जज फैसला देने वाले रिटायर हो गए तो इन्होंने क्या किया, 4 फरवरी 2025 को उस फार्म को रिजेक्ट कर दिया। मेरा कहना है, यदि आपको नहीं देना था तो आपने फार्म क्यों भरवाया? एक बात। फिर हम जनवरी में सुप्रीम कोर्ट गए कंटेम्प्ट के अंदर। 2 जजों की बेंच ने ये कहा कि कंटेम्प्ट पर हम सुनवाई नहीं करेंगे और आवेदक जो कानून में लाइबल है उसको पाने के लिए स्वतंत्र है और सिविलिटी याचिका पेश करे। सवाल इस बात का, 3 जजों के फैसले को 142 को जब सुप्रीम कोर्ट नहीं लागू कर सकती तो हाई कोर्ट कैसे लागू कर देगा? दूसरी बात यह है, मेरे माननीय हाई कोर्ट बेंच जयपुर में 25 साल से मामले पेंडिंग है। तो मेरी 67 साल उम्र हो गई है, मुझे बीपी शुगर, 30 साल से सोराइसिस, 4 साल से बीपी शुगर और 2 साल से प्रोस्टेटिस की तकलीफ है। तो जब 25 साल से हाई कोर्ट में फैसले नहीं आ रहे हैं तो क्या मैं 200 साल जिंदा रहूंगा? और सुप्रीम कोर्ट के 142 के फैसले को 2 जज की बेंच है खा गई। तो मैं माननीय सीजीआई से निवेदन करूंगा, जैसे नुपुर शर्मा के मामले में संशोधन किया गया, रिव्यू जारी किया गया, इस मामले में भी 23/4/2026 के फैसले को
बदला जाए। अच्छा, जब आप रिटायर हुए उस समय आपकी तनख्वाह कितनी थी? मैं जब रिटायर हुआ तो मेरी 85 प्लस थी। 85,000 थी। हाँ। और अब आपको क्या मिल रहा है पेंशन के रूप में? पेंशन में मुझे 3,941 रुपए मिल रहे हैं। तो जो 3,000 और 85,000 जब चलते थे तो जीवन कैसे चलता होगा? आप बच्चों को भी गिफ्ट देते होंगे, अपने नाती पोते जो भी हैं उन सबको आप बड़ी मान सम्मान से रखते हो, घर में भी सम्मान होता होगा। अचानक वो 85,000 वाले को गरीबी रेखा से भी नीचे, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि 85 कमाने वाले को 3,000 दे देंगे तो 10% भी नहीं हुआ, 10% 8,000 होता है। तो मुझे लगता है 2-3-4% पे आपको लाके पटक दिया। बिल्कुल। और आप हायर पेंशन के लिए वो सब मान्यताएं भी पूरी कर, जो सरकार ने जो भी बाध्यताएं बनाई हाँ। वो सब पूरी करने के लिए तैयार थे। बिल्कुल। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि भाई इससे आपको मतलब एक तरह से बेदखली कर दिया? क्या हुआ ऐसा? इस देश का दुर्भाग्य है, सच बोलना या अपराध माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट है ना ऐसा है वो सुनवाई नहीं करती है। तारीख पे तारीख मिलती है नहीं, वो 24 मार्च को इन्होंने 2026 में ये कह के खारिज कर दिया कि पेटिशनर अधिकृत है कानून में जो भी प्रावधान है उसको पाने के लिए, लेकिन हम उस पे है ना मतलब सुनवाई नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट तो कानून की रोशनी में ही तो अपनी बात रखेगा ना, कानून के जरिए बंधा हुआ है। बिल्कुल, कानून बनाती है संसद और कानून बनाते हैं राजनेता। जब नेताओं की इच्छा शक्ति नहीं है कि वो पॉलिसी बनाएं कुछ ऐसी जिससे हायर पेंशन मिले, ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे पेंशन बढ़े, EPS 95 की पेंशन बढ़े। आपको पता ही है कि अभी जो आपको 3,000 मिल रही है, इसको 7,500 और 9,000 की मांग हो रही है मिनिमम पेंशन, क्योंकि जो आदमी 80,000 से रिटायर हो रहा है उसको मिनिमम पेंशन कुछ तो दो। सरकारी कर्मचारियों के लिए ले आते हो स्कीम और उसमें आप वादा करते हो कि 10,000 मिनिमम करेंगे, तो मिनिमम पेंशन पे क्या कहेंगे आप? जो मांग हो रही है 9,000 की, कोई 7,500 कह रहा है, कोई 10,000 कह रहा है, क्या मिनिमम पेंशन 10,000 हो जाए, उससे भी राहत मिले? क्या कहेंगे उस पर? ऐसा सरकार कुछ करने वाली नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही नहीं माना जाता है। EPF और केंद्र सरकार तो गरीब हो गई, हम टाटा बिरला हैं। दूसरी बात ये एग्जेम्प्टेड कंपनी घाटशिला कॉपर प्रोजेक्ट जो हिंदुस्तान कॉपर की इकाई है, उस एग्जेम्प्टेड को तो इन्होंने दे दिया पेंशन, और हम खेतरी कॉपर हिंदुस्तान कॉपर की इकाई है, हमको नहीं दिया गया। एक ही देश में दो कानून। अच्छा, मतलब कहते हैं एक देश एक GST, एक टैक्स, एक देश एक चुनाव, तो एक देश एक पेंशन क्यों नहीं करे? हाँ, एग्जेम्प्टेड कंपनी है घाटशिला कॉपर प्रोजेक्ट, हिंदुस्तान कॉपर की इकाई है, उसको इन्होंने दे दिया। बाकी मैं मानता हूं कि वहां का कोई PF कमिश्नर हरिश्चंद्र था, उसने उसके फॉलो किया। बाकी के जो स्टेटों के कमिश्नर है EPF वो उनकी ईमानदारी नहीं है जनता के प्रति, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रति। अच्छा, विधायक या अच्छा, कुछ लोगों को मिल भी गई है हायर पेंशन? आप हायर पेंशन मिल गई है। हमारी श्रेणी के जो कर्मचारी थे, हमारी हिंदुस्तान कॉपर के एग्जेम्प्टेड कंपनी के आदमी थे, उनको मिल गई है। दूसरी बात क्या, चुनाव के अंदर सरकार पानी की तरह पैसे बहाती है देश और प्रदेशों के चुनाव में, और 5 बार हो या 10 बार हो, कितनी बार ये MLA MP जीते, उनको हर बार है ना पेंशन मिलती है। तब देश के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन कर्मचारियों को देने के लिए देश के पास पैसा नहीं है, ऐसा मैंने कहीं सोचा भी नहीं था। अच्छा, ये लगातार अब ये बात बहुत उठती है, मैंने भी ये सुना है कि जो सरकारी कर्मचारी वो भी आके कहते हैं कि जो नेता होते हैं MP MLA रिटायर करते हैं तो इनको OPS मिल जाता है, ओल्ड पेंशन स्कीम मिल जाती है, इनकी पेंशन लग जाती है। लेकिन वहीं पे जब सरकारी कर्मचारी की बात आती है तो वो कहते हैं कि उनके लिए न्यू पेंशन स्कीम ले आई है, उनकी OPS हटा दी। लेकिन आप तो सरकारी कर्मचारी की बात नहीं कर रहे हैं, आप तो EPS 95 की बात कर रहे हैं, और उसमें भी जो प्रावधान आया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए, गाइडलाइंस आई कि भाई हायर पेंशन मिलनी चाहिए, वो भी अधिकार है उनका, लेकिन लगातार उसको भी किसी ना किसी बैकडोर से या इस तरीके से उसको भी रोक दिया गया। आप तो पैसा भरने को भी तैयार होंगे कि भाई जो तुमने पैसा मांगा देगा, हमें पेंशन तो दो जिससे हमारा भी जीवन चले। माननीय उन जजों से, ब्यूरोक्रेट से निवेदन करता हूँ जिन्होंने नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट को लिख के दिया। हाई कोर्ट के जज उत्तर प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसका हाई कोर्ट के जजों ने विरोध किया, मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला विड्रॉ कर लिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए जारी किया आदेश, उसको भी है ना माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दबाव में आके ना
उसको 5 जजों की बेंच से निरस्त करवा दिया। तो क्या हमें अधिकार नहीं है? हम ये मानते हैं हमारी जो 3 मार्च को 26 को जो खारिज की गई है कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन, वो विधि अनुसार सही नहीं है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट सीजेआई से मेरा निवेदन है कि वो स्वयं 142 का आदेश होने के नाते 3 जजों की बेंच उसको पुनः है ना सुनवाई करे। मैं देश के तमाम बुद्धिजीवियों से, राष्ट्र प्रेमियों से, न्यायविदों से अनुरोध करता हूँ कि जैसे नुपुर शर्मा को उन्होंने सहयोग किया, कोऑपरेट किया, वैसे ही मुझे भी सहयोग करे, कोऑपरेट करे। और यूपी उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के जजों ने जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध किया, एक जज के खिलाफ फैसला आया, सारे जजों ने मानने से इनकार किया, सुप्रीम कोर्ट उसमें वापस लेने के लिए मजबूर हुई। ऐसे ही मेरे मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये परिस्थिति पैदा की जाए कि जो व्यक्ति कोर्ट में गया है उस व्यक्ति को तो दिया जाए, जो कोर्ट में नहीं आता, जिसको मांग नहीं है उसको छोड़ दे बेशक, लेकिन जो कोर्ट में आके पेंशन की मांग करता है उसको तो कम से कम दिया जाए। ऐसे केस 1% भी नहीं है जो संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। शायद मेरी ये 24वीं एप्लीकेशन थी जिसको उन्होंने खारिज किया। तो ईपीएफ और भारत सरकार इतनी गरीब है और हम पेंशन मांगने वाले हैं ना टाटा बिरला है। बड़े दुख की बात है, चुनाव में खूब पैसा बहाया जाता है, खूब मुफ्त की सुविधाएं दी जाती है, खुद 5 बार 10 बार जितनी बार जीतते हैं उतनी बार पेंशन लेते हैं, तब देश के पास पैसे की कमी नहीं होती है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, जाए तो जाए कहाँ? सबसे पहले जब परेशानी होती है तो प्रशासनिक अमले के पास जाता है व्यक्ति। प्रशासनिक अमला जैसे डीएम के पास जाएगा या उस संबंधित अधिकारी के पास जाएगा, वहां से मांग पूरी नहीं होती तो बंदा जाता है नेता के पास। वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री सबके दर पे गुहार लगाता है। वहां से भी मांग पूरी नहीं होती है तो वो जाता है फिर कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और वहां से भी अगर उसको निराशा हाथ लगे तो जाए कहाँ? किस दर पे जाएगा? भगवान के दर पे तो जा नहीं सकता, क्योंकि प्रभु सत्ता है, लोगों की सत्ता है, तो भगवान के दर पे तो जाएगा नहीं। तो उससे बड़ी बात फिर क्या होती है, जब वो वहां से निकलता है तो फिर जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो मीडिया में आता है, वो जनता की अदालत में आता है। और मुझे लगता है आप भी जनता की अदालत में आ गए हो, आप भी बड़ी संसद की जगह मिनी संसद पे आ गए हो। तो क्या कहेंगे जनता की अदालत में? कोई जनता जनार्दन है, जनता फैसला करती है, जनता को क्या कहेंगे आप अपने समर्थन के लिए? मैं सभी राष्ट्रवादी न्यायविदों से अपील करता हूं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को लिख के मेरी मदद की जाए। देखिए, बस सीधा सीधा कह रहे हैं कि अब तो ये हताश हो गए हैं सब जगह से, क्योंकि हर दर पर जा चुके हैं। अब ये जनता के दरबार में आए, ये मीडिया के पास आए हैं, ये उस समाज में आए कि दिखा रहे हैं कि कितने परेशान है पेंशनर, बुजुर्ग कितने परेशान है, जाए तो जाए कहाँ? इनके हक की आवाज कौन सुनेगा? प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आप सुन रहे हैं तो आप पॉलिसी बनाइए। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, आप सुन रहे हैं तो इनको न्याय दीजिए। और अगर ये सब नहीं करते हैं तो भैया, जो सरकारें काम नहीं करती वो सरकारों को बदल जाना चाहिए, उसे बैठे रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि सरकार लोगों की सेवा के लिए है, ना कि लोगों पर राज करने के लिए। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए, देखते रहिए।